पार्ट 4 को समझने से पहले पार्ट 3 को देखें। बाहर आसमान में मौजूद बादल एक बार फिर बारिश की बूंदों में मोहब्बत भरकर बरस रहे थे। मंदिर प्रांगण में मौजूद उस मंडप में रुद्रवीर उस बारिश की लड़की को हर एक रस्म रिवाजों के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहा था। इस खूबसूरत से विवाह में शामिल लोग उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों ने 7 फेरे पूरे कर जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा किया। तभी रुद्रवीर चुटकी में सिंदूर लेकर पंखुड़ी की मांग भरने को हुआ तो बादल अपनी खुशी जताते हुए गरज उठे। दोनों की मुस्कान खिल गई। रुद्रवीर ने मांग में सिंदूर भरकर गले में मंगलसूत्र पहनाया। पंखुड़ी का रूप निखर चुका था, जिसे चांद का श्रृंगार कर दिया हो। अब दोनों ने जोड़े में पंडित जी का और फिर शिव जी का आशीर्वाद लिया और रुद्रवीर की कार, जिसे वे बहू ने फूलों से सजाया था, उसमें बैठकर घर के लिए रवाना हुए। रुद्रवीर के घर में मेघना ने भाभी की हैसियत से पंखुड़ी का गृह प्रवेश कराया। सारी रस्में रिवाजें आगे बढ़ बढ़ कर कराए। गाढ़े दूध में से अंगूठी ढूंढने की रस्म में रुद्रवीर और पंखुड़ी के लिए टीम बन गई थी। हर बार रुद्रवीर खुद अंगूठी पंखुड़ी को थमा देता और खुद उसका हाथ पकड़ लेता। इसी तरह सारी रस्मों में उसने पंखुड़ी को परेशान किया। रस्म होते होते रात हो गई तो पंखुड़ी को कमरे में भेज दिया गया। अब हॉल में वे बहू और रुद्रवीर बैठे थे। दोनों दुष्यंत चौधरी के बारे में बता रहे थे। तेरे जाने के बाद यही कुछ 10 दिन पहले रोज उसके आदमी मेरे घर का चक्कर लगाते थे। उसे लगता था कि मैंने तुम दोनों को छिपाया है। कुछ दिन के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उल्टी की पुलिस तुझे ढूंढ रही है। चौधरी साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि तू उसके दोस्त की बेटी को लेकर भागा है। खैर अब पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पहली बात पंखुड़ी बालिंग है और सेकंड तेरी पत्नी है। लेकिन रुद्र मुझे नहीं लगता वो शांत बैठेंगे। अभी इलेक्शन चल रहा है इसलिए शांत है वो। इलेक्शन खत्म होते ही वो पंखुड़ी और तुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। तो पंखुड़ी को लेकर अमेरिका क्यों नहीं चला जाता? कैंप्स सिलेक्शन में अमेरिका कंपनी ने तुझे प्लेसमेंट दिया है, लेकिन तूने इनकार कर दिया क्योंकि तब तू आंटी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। पर अब वो कंपनी आज भी तुझे उसी पैकेज पर प्लेसमेंट देना चाहती है। तू पंखुड़ी को लेकर चला जा। तू कहे तो पंखुड़ी के पासपोर्ट बनाने का प्रोसीजर शुरू करवा दूं। तभी रुद्र कहता है, चौधरी ने बहुत दर्द दिया है पंखुड़ी को। तुझे पता है, शुरू के लगभग 1 महीने अकेले पड़ते ही वो डर कर कांपने लगती थी। जब तक उसके एक एक जख्म का, उसके दर्द के हर कतरे का हिसाब बराबर ना कर लो, मुझे चैन नहीं आएगा। तभी वैभव कहता है, तो तू अमेरिका नहीं जाएगा? पागल मत बन रुद्र, पंखुड़ी को लेकर चला जा। इसी में दोनों की भलाई है। तू अकेला चौधरी का सामना नहीं कर पाएगा। उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो रुद्र कहता है, मैंने कब कहा कि मैं पंखों को लेकर अमेरिका नहीं जाऊंगा? तू पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू करवा दे। जिस दिन पंखों का पासपोर्ट आएगा उसी दिन उसे लेकर इंडिया छोड़ दूंगा मैं। लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम है जो तुझे करना है। तभी रुद्रवीर ने टेबल की ड्राइव से पेन ड्राइव निकाला और वैभव की ओर देखकर बोला, इन 3 महीनों में चौधरी के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए मैंने। इसे अभी यूज़ किया तो चौधरी जेल तो चला जाएगा, मगर अपने आदमी हमारे पीछे लगा देगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन पंखुड़ी की फिक्र है। बहुत मुश्किल से उसने दिल से डर निकाला। अब मैं उस डर का तिनका भर भी उसकी आंखों में नहीं देखना चाहता, इसलिए अभी कुछ नहीं करूँगा। जिस दिन मैं पंखुड़ी के साथ इंडिया छोड़ूंगा उस दिन मेरे मेल से तू इन पेन ड्राइव के कंटेंट को किसी बड़े न्यूज़ चैनल को भेज देना। उसके बाद न्यूज़ चैनल चौधरी को बेनकाब करने का काम बखूबी कर लेगी। तभी वैभव कहता है, मुझे लगा था यहाँ पर तू प्यार इश्क मोहब्बत कर रहा है, लेकिन तू तो सबूत ढूंढने में लगा था। तो रुद्र कहता है, ये भी तो मेरी मोहब्बत का हिस्सा है, मेरी मोहब्बत को दर्द देने वाले की बर्बादी का समान। सुन, अगर इंडिया छोड़ने से पहले चौधरी मुझ तक पहुँच ही गया तो तू ये सबूत लीक कर देना, समझा? तभी वैभव कहता है, पॉजिटिव सोच मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रुद्र कहता है, यह सोचना पड़ता है भाई, ताकि कभी अचानक से बुरा सिचुएशन सामने आ जाए तो दिमाग ब्लैंक ना हो। तभी वैभव कहता है, सही है बॉस, चल अब मैं चलता हूँ, तू जा पंखुड़ी की इंतजार कर रही होगी। अब रुद्रवीर ने वैभव को भेजकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बेडरूम की ओर बढ़ गया। वैभव और मेघना आज के लिए पंखुड़ी के घर में रुके थे, तो वैभव उधर चला गया। गुलाब के फूल और पंखुड़ियों से सजा था रुद्रवीर का कमरा। पंखुड़ी पहली बार रुद्रवीर के कमरे में आई थी। उसने देखा पूरा कमरा उसकी ही तस्वीरों से भरा हुआ था, कुछ पार्ल वैली की तो कुछ शिव मंदिर की।
इन 3 महीनों में जितने जगह रुद्र ने उसे घुमाए थे, उन सब की तस्वीर थी। एक कमरे में दोनों साथ थे, जिसे लेकर पंखुड़ी बेड पर बैठ के रुद्रवीर की तस्वीर पर को देखती, उस पर हाथ फिराते हुए मुस्कुरा रही थी। अब अगली शाम को वैभव और मेघना वापस चले गए। पंखुड़ी के पासपोर्ट का प्रोसीजर शुरू हो चुका था। 1 महीने में पासपोर्ट मिलने वाला था। दोनों एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीवन कर रहे थे। रोज सुबह की शुरुआत रुद्रवीर की शरारत से होती। पंखुड़ी को सताने के बाद ही वो उठता था। नाश्ता अब भी दोनों साथ मिलकर बनाते थे, जिसमें अब रुद्रवीर आधे से ज्यादा टाइम पंखुड़ी को सताता था। कभी आटा गूंथते वक्त आटा पंखुड़ी के गाल पर लगा देता, तो कभी रोटी बनाते वक्त पीछे से उसे गुदगुदी करता था। पंखुड़ी एक शादीशुदा लड़की की तरह श्रृंगार करती थी। चूड़ियों से भरी कलाई, पैरों में बिछिया पायल, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, जो हर रोज प्यार से रुद्रवीर भरता था। अभी भी पंखुड़ी अपनी स्कूलिंग कर रही थी। रुद्रवीर रोज ऑफिस जाते वक्त उसे छोड़ देता था। दोपहर में उसे ड्रॉप कर घर ले आता था और वापस ऑफिस चला जाता था। हर शाम हमेशा की तरह आते ही पहले उसकी गोद में सर रखकर लेटता और पूरे दिन के बारे में बातें बताता। पर जब सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो खुशियों को नज़र जल्दी ही लगती है। सब कुछ बहुत प्यारा था। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश भी थे। उनकी मोहब्बत हर पल बढ़ती जा रही थी, पर दोनों अनजान थे उनकी खुशियों की ओर बढ़ने वाले ग्रहण से। अब एक शख्स फोन पर बात कर रहा था। हेलो छोटे मालिक यहाँ बेंगलोर में है। हाँ, उनके साथ वो लड़की भी है। हम देखे हैं दोनों को घूमते हुए। अरे मालिक, कहाँ बताए? छोटे मालिक उस लड़की से शादी कर लिए हैं। भगवान कसम, मालिक अपनी आंखों से दोनों को साथ देखे हैं। ठीक है मालिक, आप एक दिन समय दीजिए, हम उन दोनों के बारे में सब पता करके बताते हैं। किसी पीसीओ में एक आदमी दुष्यंत चौधरी से बात कर रहा था। उससे बात करने के बाद दुष्यंत चौधरी ने गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया और आसपास का सामान गुस्से में फेंकते हुए चिल्लाया, ये तूने सही नहीं किया लड़के, वो मेरी है, वो मेरी थी। दुष्यंत चौधरी का शिकार छीना है तूने। तो दुष्यंत चौधरी अपनी महबूबा को किसी भी हालत में छीन कर रहेगा। तभी एक आवाज आई, शांत चौधरी साहब शांत। अपनी बंदूक उठाकर वो बुखलाया हुआ हवेली के बाहर निकला तो ललिता ने उसे रोक दिया। तो दुष्यंत कहता है सामने से हट जा वरना मारी जाएगी। तभी ललिता बोली, चौधरी साहब अभी 1 हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते इलेक्शन है। अगर आज कुछ भी किया आपने तो इसका असर आपके एमएलए की सीट पर पड़ेगा। एक बार इलेक्शन हो जाने दीजिए, फिर आप जो चाहे कर लीजिए। ललिता के रोकने पर बंदूक एक और फेंक कर वो अंदर जाकर शराब घटने लगा। और उधर पंखुड़ी रुद्र को कॉल करती है, कहाँ हैं आप और कितनी देर लगाओगे? तभी रुद्र बोला, बस 1 घंटा बेटा, फिर पक्का मैं तुम्हारे सामने मिलूंगा तुम्हें। तभी पंखुड़ी गुस्से में बोली, आप पिछले 2 घंटों से बोल रहे हैं, आप बाहर ही रहिए, आज घर आने की जरूरत नहीं है। रूठ कर पंखुड़ी ने कॉल कट कर दिया। कल करवा चौथ था और आज उसी की शॉपिंग कराने के लिए ले जाने का वादा किया था रुद्रवीर ने, मगर उसकी हाफ डे लीव होने के बावजूद अर्जेंट मीटिंग के कारण उसे रुकना पड़ा ऑफिस में, जिसके कारण पंखुड़ी रूठी बैठी थी। तो रुद्र सोचता है ये जालिमा तो रूठ गई और यहाँ बॉस लगता है सारा काम एक ही दिन में करवाएगा। रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, लेकिन उसे पास होने से पहले तक खून चूस जाना है। रुद्रवीर चिढ़कर बुदबुदाया और वापस मीटिंग रूम में घुस गया। लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली, फिर तुरंत गाड़ी निकालकर घर की ओर बढ़ गया और बोला, सॉरी ना बच्चा, बहुत जरूरी था, मान जाओ ना क्यूटी पाई। पंखुड़ी को लेकर बाजार की ओर गाड़ी घुमा दी थी उसने, लेकिन पंखुड़ी मुँह फुलाई बैठी थी। देखो तुम रूठ कर मुँह फुलाती हो तो हद से ज्यादा काती लगती हो, दिल करता है, पंखुड़ी ने कहा। फिर शुरू हो गई आप? पंखुड़ी ने उसे रोकते हुए कहा। तो रुद्रवीर बत्ती सी चमकाकर बोला, अब पास में हसीन बीवी हो तो बंदा खुद को कैसे रोके? बहुत अच्छे से जानते हैं ना आप मुझे मनाना, ठीक से गुस्सा भी नहीं होने देते। पंखुड़ी ने नजर खिड़की के बाहर घुमाकर हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाकर कहा। तो रुद्रवीर ने उसकी हथेली गियर पर रखकर उस पर अपनी हथेली रखी और गियर बदलते हुए बोला, तो तुम्हें गुस्सा करना ही क्यों है जान, प्यार करो मुझसे। तो पंखुड़ी कहती है, वो तो पहले से ही करती हूँ और बहुत बहुत ज्यादा करती हूँ। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उसी वक्त बादल गरज उठे तो मुँह सिकोड़ कर पंखुड़ी बोली, आपको पता है मुझे लगता है ये बारिश मेरी सौतन है, हमेशा पहुंच जाती है शोर करने। रुद्रवीर उसकी बात पर हंस पड़ा और बालों पर चूम कर बोला, ओ
गवाह है वो मेरी मोहब्बत की, तुम्हारे साथ बिताई हर खूबसूरत लम्हे की, तुमसे अनजानी मुलाकात से लेकर बढ़ती नज़दीकी की। इसी बारिश ने तो मुझे मेरी अप्सरा से मिलाया, मुझे जीने की वजह दी। तभी पंखुड़ी बोले, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तो रुद्र कहता है, जज्बात का कोई पैमाना होता है क्या? अगर होगा तो नाप कर देख लेना, सारे पैमाने टूट जाएंगे, पर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी। तभी पंखुड़ी बोली, थैंक यू साहब, मेरी ज़िंदगी में खुशी बनकर आने के लिए। आपसे मिलने से पहले बारिश मेरे लिए सिर्फ एक मौसम था, पर आपसे मिलने के बाद से बारिश मेरी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा, वरना। ये बोलकर पंखुड़ी रुक गई। तो रुद्र कहता है, वरना? वरना का क्या मतलब? तो पंखुड़ी बोले, आपको वरना क्यों जानना है? आप क्या मुझे छोड़कर जाने वाले हैं? तभी रुद्र बोला, हे मेरी सक्की बीवी, तुम्हें छोड़ना मतलब जीना छोड़ देना। बोलो, छोड़ दूँ जीना? तो पंखुड़ी कहती है, कुछ भी बोलते हैं आप, खबरदार जो दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूँगी आपसे। अच्छा सॉरी पंकु, नहीं बोलूँगा पक्का। आई लव यू जान। तुम्हें छोड़ने या तुमसे दूर होने का ख्याल ही मेरे आसपास की हवा रोक देता है, मुझे घुटन होने लगती है। तो तुमसे दूर जाना इस जन्म में तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, पर मुझे सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि बाकी जन्मों में भी आपका साथ चाहिए। तब पंखुड़ी कहती है, श्योर, मैं हर जन्म के लिए सिर्फ मिसेस पंखुड़ी रुद्रवीर ठाकुर के नाम से बुक्ड हूँ। फिलहाल है मुझे करवा चौथ के लिए खरीदारी करनी है, गाड़ी कुछ तेज चलाइए। तो रुद्र कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, रहने दो ना, तुम पूरे दिन कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम चक्कर आने लगे तो तुम्हें रहने दो ना, कल हम कहीं बढ़िया सी जगह घूमने जाएंगे, फिर बाहर ही लंच करेंगे। तभी पंखुड़ी बोले, बिल्कुल नहीं, ये पत्नी अपने पति के लिए रखती है और मुझे भी आपके लिए रखना है। आप मेरी परवाह करते हैं तो मैंने कभी मना किया आपको? नहीं ना। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो आप मना क्यों करते हैं? तो रुद्र कहता, बहुत जिद्दी हो तुम। तभी पंखुड़ी बोले, आपने हर जिद पूरी की है इसलिए जिद्दी बन गई हो। तो रुद्र बोला, उफ, तुम बीवियों की खूबी सबका इल्ज़ाम पति पर डालने की। चलिए, बीवी बाजार आ गया है, आइए अपनी खरीदारी करवा दो। गाड़ी साइड में पार्क कर उसने पंखुड़ी के साइड का दरवाज़ा खोला। पहले पंखुड़ी को लेकर कपड़ों की दुकान में गया। सेल्स गर्ल्स लाल रंग की साड़ियाँ दिखा रही थी और रुद्रवीर उन्हें पंखुड़ी पर लगा कर देखकर पसंद कर रहा था। बहुत सारी साड़ियों को देखकर उसे एक साड़ी पसंद आई। लाल रंग की सॉफ्ट सिल्क साड़ी थी जिस पर गोल्डन डॉट्स थे। पंखुड़ी पर बहुत ही प्यारा लग रही थी वो। एक हल्की सी प्लेन रेड साड़ी उसने सुबह की सारंगी के लिए भी ले ली। इसके बाद श्रृंगार सरगी और करवा चौथ पूजा का सामान लेकर दोनों ने बाहर की डिनर किया। घर आते वक्त रुद्रवीर ने हाईवे पर गाड़ी रोक दी। दोनों बोनेट पर अधलेटे आसमान को देख रहे थे जो आज बिल्कुल साफ था और ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे थे। तभी पंखुड़ी बोली, आप अपनी गवाह बारिश से कह दीजिए कल ना आए, वरना पता चला कि मैं चांद का इंतजार करती रह गई और बारिश के कारण चांद सिर्फ बैठा रहा। तभी रुद्र कहता, क्या खूब होगा कल रात का नज़ारा बीवी, जब दो चांद एक साथ दिखेगी। एक आसमान का चांद जिसे देखने का हक पूरी दुनिया को है और एक का हक सिर्फ पंखुड़ी को है। पंखुड़ी की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसकी ओर देखते हुए रुद्रवीर ने कहा। तो पंखुड़ी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रख लिया। रुद्रवीर प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था और दोनों आसमान में चमकते तारों के बीच रोशनी बिखेर रही चांद को देख रहे थे। अब अगले सुबह पंखुड़ी सारंगी के लिए जल्दी ही उठ गई। नहाने के बाद पंखुड़ी वो प्लेन वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गई। वो बाहर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी रुद्रवीर भी तैयार होकर बाहर आया। तभी पंखुड़ी बोली, अरे आप क्यों तैयार हुए हैं? तो रुद्र कहता, ऐसा है पंखु कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अब मेरे लिए व्रत रखकर तुम मेरी उम्र बढ़ा रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखकर तुम्हारी उम्र बढ़ाऊंगा। कितना प्यारा लगेगा ना, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और तुम क्यूट बुढ़ी। हम साथ में एक दूसरे को सहारा देते टहलेंगे। उफ, मुझे तो इमेजिन करके इतना अच्छा लग रहा है। तभी पंखु बोले, बच्चे हैं आप पूरे के पूरे। तो रुद्र कहता है, और तुम बच्ची, छोटी सी क्यूट सी बेबी। दोनों एक दूसरे की बातों पर हंस पड़े। साथ में पूजा कर दोनों ने एक दूसरे के हाथों से सारंगी खाया। फिर छत पर जाकर हाथ थामे सूर्योदय को अपनी नज़रों में कैद कर लिया। कितना खूबसूरत लग रहा था ना।
जिससे आप मोहब्बत करो, उसके साथ इन छोटे छोटे लम्हों को जीना कितना सुकून होता है। उन लम्हों में खाना बनाने का कोई झंझट था ही नहीं। सारा दिन दोनों के साथ में बीता। दोपहर में एक अच्छी सी मूवी देखी दोनों ने, साथ में कैंडल किया, एक दूसरे का ध्यान रखा। रुद्रवीर पैम्पर कर रहा था उसे। आज छुट्टी ले ली थी उसने ऑफिस से। श्याम को कॉल आया और पता चला कि पंखुड़ी का पासपोर्ट रेडी है, जिसे पिक करने के लिए रुद्रवीर को जाना होगा। तभी रुद्रवीर बोला, पंखु बेटा मैं थोड़ी देर में आया। पंखुड़ी उस वक्त कपड़े आयरन कर रही थी। बाहर आकर घबराते उसने पूछा, आज तो आप पूरा दिन मेरे साथ रहने वाले थे ना साहब? 7 बज गए हैं और 9 बजे तक चांद निकल जाएगा। तो रुद्र कहता, बेटा जरूरी काम है, तुम्हारा पासपोर्ट बन गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ जल्दी से। वाह वादा, चांद निकलने से पहले तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। रुद्रवीर ने उसका सिर सहलाया तो पंखुड़ी उसका हाथ थाम कर बोले, मत जाइए ना, आज बहुत घबराहट हो रही है, आप पासपोर्ट कल ले आइएगा। तभी रुद्र बोला, पंखु कल संडे है, इमरजेंसी बंद रहेगी, पासपोर्ट जब तक नहीं मिल जाता तब तक टिकट्स बुक नहीं होंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ पगली, इतना घबराने की क्या बात है। मैं यूँ गया और यूँ आया, ख्याल रखना अपना, और मेरी बीवी को बिल्कुल तकलीफ मत देना। रुद्रवीर ने उसका माथा चूमा और फिर सिर सहलाकर कार की चाबी लिए बाहर निकल गया। पंखुड़ी को न जाने क्यों सीने में कुछ चुभता कचोटता महसूस हुआ, जैसे कोई तेज धार चीज चुभ गई हो और जख्म से तेज बहाव में खून बह रहा हो। उसने रुद्रवीर को रोकने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन तब तक कार चलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ चुकी थी। रुद्रवीर जा चुका था पासपोर्ट लाने को। पंखुड़ी की आंखों में अनायास आंसू के 2 बूंद पल ठहर कर गालों पर लुढ़के। उसने उंगली से छूकर देखा, फिर घबराहट के साथ अपना मंगलसूत्र थाम लिया। अब रुद्रवीर को गए 2 घंटे बीत चुके थे। पंखुड़ी मंगलसूत्र को थामे टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देख रही थी। दिल हौल हो रहा था, रह कर बेवजह ही कम वक्त बहते जा रहे थे। ऐसा कहकर खुद को जपते हुए वो बेरुखी से आंसू को पहुंच रही थी। बीच बीच में धड़कन में कुछ सिकुड़न महसूस हो रही थी। आसमान्य धड़कन बढ़ रही थी और बीच बीच में सिकुड़कर सिमट रही थी। बाहर बादल गरजने के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर आज ये बारिश कहीं से भी सुहानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मुट्ठी में मंगलसूत्र को पकड़े वो कर्मा माँ की पूजा कर रही थी। कभी बेचैनी से दरवाजे की ओर देखती तो कभी घड़ी को। तभी डोरबेल की आवाज़ सुन आरती के थाल लिए हुए भाग कर दरवाजे के पास गए। उसने दरवाज़ा खोला तो और सामने रोती हुई बोली, आप आ गए। तभी आरती की थाल छूट गई उसके हाथ से और वो लड़खड़ा कर पीछे हो गई। उसका वो अतीत जिसका जिक्र भी उसकी कम कवती छुड़ा देता है, जिसके साए में वो डर कर सहम जाती है, वो सामने खड़ा था। आंखें हैरानी से फैलने के साथ डर से सिकुड़ गई। सामने दरवाजे पर दुष्यंत चौधरी अपने 2 खास आदमियों के साथ खड़ा था। एक आदमी वही था जिसने उसे रुद्रवीर और पंखुड़ी के बेंगलोर में होने की खबर दी थी। उसने फर्श पर गिरे आरती के थाल को देखा, सिंदूर बिखर चुका था। ये देख उसकी धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई, सांसों की गति बढ़ चुकी थी और पंखुड़ी अपने कदम पीछे ले रही थी। दुष्यंत जहर बुझी हंसी के साथ ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, बहू रानी स्वागत नहीं करोगे अपने ससुर का? पंखुड़ी डर कर रूम की ओर भागी, लेकिन एक आवाज ने उसके पैरों को बेड़ियां बांधी। अरे बहू रानी भाग देना, पर अपना तोहफा तो देखती जाओ। सुना है आज करवा चौथ है, पति अपनी बीवी को तोहफा देता है। अब तुम्हें तोहफा देने के लिए तुम्हारा वो अधमरा पति को आ पाएगा नहीं, तो मैं ही बन जाता हूँ तुम्हारा पति। तभी पंखुड़ी बोली, दुष्यंत चौधरी साहब के बारे में तभी पंखुड़ी बोली, दुष्यंत चौधरी साहब के बारे में कोई बकवास की तो जान ले लूँगी तेरी। कहाँ है वो? रुद्रवीर के बारे में सुनते ही पंखुड़ी ने बेचैनी से पूछा। वहीं उसकी बेचैनी देख वो लोग शैतानी हंसी हंस पड़े और बोले, ये लो रे, मेरे बेटे को उसका होने भी तो जरूरी है। मेरा शिकार लेकर भागा था साला, आज उसी के सामने उसकी बीवी का शिकार करूंगा। लाओ उसे। दुष्यंत चौधरी ने हंसते हुए और पंखुड़ी पर नजर फिसलाते हुए अंदर आकर सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। पंखुड़ी को कुछ समझ पाती तब तक उस गिरने की आवाज़ से उसके नजर दरवाजे की ओर घूम गई। साहब, एकाएक तड़प कर चीखते हुए रुद्रवीर की ओर दौड़ी, जिसे दुष्यंत के आदमी वहाँ पटका था, बुरी तरह से जख्मी, सिर पर न जाने कितनी ही चोटें लगी थी। पूरा चेहरा खून से रंग चुका था, पीली शर्ट बिल्कुल खूनी लाल बन चुकी थी।
दाएं बाजू पर तेज धार चीज से काटने के निशान थे और पेट के साइड में एक चाकू अब तक घुसी हुई थी। उंगलियों में हलचल बहुत धीमी थी, सांसें टूटती नहीं उखड़ती रही। चाकू वाले जख्म से रिसते हुए खून वहां फर्श पर बहने लगा था। रुद्रवीर उठने की कोशिश कर रहा था, पर दुष्यंत के आदमी उसके पास खड़े हर बार उसे मार मार कर दोबारा गिरा देते। अब अपने चलते हैं 1 घंटे पहले। पासपोर्ट कलेक्ट कर रुद्रवीर ने घर की ओर गाड़ी मोड़ दी। बहुत खुश था वो। पासपोर्ट बन गया तो अब वो पंखुड़ी को लेकर अमेरिका जा सकता था। उसने सोच लिया था कि अगले या उसके अगले दिन ही फ्लाइट टिकट कटा लेगा और हमेशा के लिए इंडिया छोड़ देगा। यूं हर दम चौधरी के सामने आने की चिंता तो नहीं होगी। वो अकेला होता तो सामना करता चौधरी का, मगर उसकी पंखु तो इतनी मासूम है, बिल्कुल छोटी बच्ची, और उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर है। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था कि उसे याद आया कि उसने अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट को खरीदा ही नहीं। कुछ सोच ज्वेलरी शॉप जाकर उसने एक रिंग लिया पंखुड़ी के लिए और आगे बढ़ गया। रास्ते में अचानक कोई आदमी गाड़ी के सामने आ गया। उसने तुरंत ब्रेक मारी और गाड़ी से बाहर निकल गया। उस आदमी को देखा जो उसकी गाड़ी के आगे बेहोश पड़ा था। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर किसी लोहे के रोड से मारा। उसकी आंखें हैरानी से और दर्द के साथ बड़ी हो गई और गर्म खून की कुछ 3-4 लकीरें बालों के बीच से होते हुए सामने की ओर टपकने लगा। फिर सिर पर हाथ रख उसने पीछे पलट कर देखा। सामने दुष्यंत अपनी रावण सेना के साथ हाथों में रोड लिए खड़ा था। तेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुझे बाप का नाम दिया और तू मेरे ही शिकार को उड़ा कर ले गया। सुना है उसे अपनी बीवी बना लिया है तूने। इतना बढ़िया काम किया है तो शाबाशी तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहते हुए उसने दोबारा मारने के लिए रोड उठाया। रुद्रवीर ने उस रोड को पकड़ लिया। दुष्यंत का इशारा पाकर उसके सारे आदमी रुद्रवीर पर टूट पड़े। वो अकेला उन लगभग 10 लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ना तो ये कोई फिल्मी शूटिंग थी और ना ही वो कोई सुपर हीरो जो अकेला नहीं था उन सबसे लड़कर जीत सके, जिनके पास लोहे की चेन, रोड, रामपुरी, चाकू, कट्टा जैसे हथियार थे। कुछ देर लड़ा वो, उम्मीद से ज़्यादा देर लड़ा। शायद ये हिम्मत पंखुड़ी के ख्याल से आई थी उसे। दुष्यंत चौधरी यहाँ है, वो तो मतलब पंखुड़ी मुसीबत में है। इस ख्याल ने उसे लड़ने की हिम्मत दी थी, पर अफसोस इतने लोगों के आगे उसकी हिम्मत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। बहुत बेरहमी से मारा उन लोगों ने उसे। हर एक आहे के साथ उसकी जुबान पर पंखुड़ी का नाम उतर आया। ये देख दुष्यंत का खून खौल उठा और अपने एक आदमी से चाकू लेकर उसने रुद्रवीर को भोंक दिया। तभी एक आवाज़ आई, पंखुड़ी, पंखु, भाग जाओ बेटा। अधबरी हालत में टूटते फूटते शब्दों में रुद्रवीर पंखुड़ी को भागने को कह रहा था। पंखुड़ी तड़प कर चीखते हुए उसकी ओर बढ़ी, लेकिन दुष्यंत के आदमी ने उसे पकड़ लिया और बाकी आदमी पंखुड़ी की ओर आंखों के सामने रुद्रवीर को मारने लगा। हर एक वार के साथ पंखुड़ी की आत्मा तड़प कर चीख रही थी और दुष्यंत चौधरी उन चरखों को सुन हिवानों की तरह हंस रहा था। आज भी बादल घुमड़ घुमड़ गरज रहे थे। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। बारिश भी जोरों से हो रही थी, मगर आज बारिश उनकी खूबसूरत मोहब्बत में डूबे लम्हों की नहीं, बल्कि उनकी दर्द की, तड़फ की और इस खौफनाक लम्हे की गवाह थी। तभी पंखुड़ी कहती है, छोड़ो उन्हें, छोड़ो साहब। दुष्यंत चौधरी, छोड़ो साहब को। दुष्यंत चौधरी, छोड़ो साहब को। पंखुड़ी उन आदमियों की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाते हुए चीख रही थी। उसकी तड़प, उसकी बेचैनी सब आंसुओं के जरिए खुद ब खुद बयां हो रही थी। तभी एक आवाज़ है, पंखु बेटा भाग जाओ कहीं दूर, मेरी परवाह मत करो, प्लीज प्लीज गो बेटा, जाओ। रुद्रवीर बेमुश्किल से कुछ शब्द बोल पा रहा था। चेहरे पर खिंचे दर्द की लकीरें बता रही थी। इन कुछ शब्दों को जबान पर लाने में उसे कितना दर्द हो रहा था, पर हर दर्द को सहते हुए उसकी आंखें अपनी महबूब के चेहरे को देख रही थी। चौधरी रुक जाओ, दुष्यंत चौधरी ने अपने आदमियों से कहा तो वो लोग रुद्रवीर के पास ही खड़े हो गए। चौधरी पंखुड़ी के पास आया, जो रोते हुए रुद्रवीर को देख रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसके पास जाने की। बहुत तड़प हो रही थी। बीवी को अपने पति के पास जाना है। छोड़ दूं तेरे पति को, जीने दूं तुम लोगों को चैन से। पंखुड़ी के पास आकर वो बड़े अजीब तरीके के चेहरे बनाकर बोल रहा था। क्रूरता, गुस्सा, नफरत, चिढ़े सारे भाव उसके चेहरे पर सिमटे थे। उसे देख पंखुड़ी हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिरकर बोली, उन्हें छोड़ दीजिए चौधरी साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। उनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, छोड़ दीजिए उन्हें। उन्होंने तो सिर्फ मुझे बचाना चाहते थे।
छोड़ दीजिए उन्हें। तभी रुद्र बोला, नहीं, तुम इसके सामने हाथ मत जोड़ो पंखु। तुम गुरूर हो मेरा। नीच के जा इस नीच के आगे मत झुकना। तुम पंखुड़ी को चौधरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देख रुद्रवीर तड़प उठा था। दुष्यंत ने एक नज़र उसे देखा और फिर पंखुड़ी के बालों को मुट्ठी में कसकर उस पर घिनौनी नज़र डाली और बोला, माफ़ कर दूंगा। अपने आदमियों के साथ उसे अस्पताल भेजकर इलाज भी करवा दूंगा। तेरा पति बच जाएगा। और ये तो तू करवा चौथ मना रही है, वो आज के बाद मेरे लिए मनाएगी। उसने मुट्ठी जोरों से कसी थी। दर्द से पंखुड़ी का चेहरा लाल पड़ गया। तभी रुद्र चीखते हुए बोला, पंखु, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, कहीं दूर जाओ बेटा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बात मानने की। जाओ, मुझे मरना मंजूर है, पर तुम इसके सामने झुकी, ये मंजूर नहीं है। मैंने वादा किया था तुमसे, तुम्हारी जान के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मेरा गुरूर मत तोड़ो, जाओ। रुद्रवीर की बात सुनकर पंखुड़ी के आंसुओं का बहाव तेज हो गया, जिन्हें बेरहमी से पहुँचते हुए उसने कहा, नहीं जा सकती। आपने छोड़ा था मुझे जब मैं मुसीबत में थी, नहीं ना? अपनी परवाह किए बगैर साथ निभाया, फिर मैं क्यों पीछे हट जाऊं, क्यों चली जाऊं आपको छोड़कर? मैं नहीं जा सकती, कभी नहीं। और चौधरी से बोले, चौधरी साहब, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, पर उन्हें छोड़ दीजिए। ये हुई ना बात लड़की? हाँ तो सुन, अपने पति के जान के बदले तो मेरे साथ चल। चौधरी ने कहा तो रुद्रवीर दर्द के साथ गुस्से से चीख कर बोला, अपनी गंदी जुबान पर उसका जिक्र भी मत लाना चौधरी, वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। तो दुष्यंत कहता है, सोच ले लड़की, या तो अपनी आंखों के सामने इसे मरता देख, या फिर चल मेरे साथ, चल ऊंटी शहर। तभी रुद्र कहता है, पंखुड़ी जाओ यहाँ से। अब बाहर बादल अब तक जोरों से गरजते हुए बरस रहे थे। अंदर चल रहे तूफान का शायद असर था, जो आज बारिश भी तूफानी बन चुकी थी। खिड़की से बाहर का तेज बहाव से आता पानी रुद्रवीर को भिगो रहा था, पर उन ठंडी बौछारों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि रुद्रवीर के सीने में लगे आग को शांत कर सके। अपनी बेबसी पर उसे गुस्सा आ रहा था। अपना हाथ फर्श पर न जाने कितनी बार पटका था। आज उसे अफसोस हो रहा था उसके जिंदा होने का। उसका पुरुष रूप उसे दिखाते हुए सवाल कर रहा था कि उसके सामने उसकी बीवी को इतना मजबूर कर कोई और वो बस देखता रह जाए। खुद से घिन हो रही थी उसे। दिल से बस एक ही दुआ निकली, मौत अभी इसी पल उसे अपने आगोश में भर ले। कितनी अजीब बात है। सुबह जो शख्स मुस्कुराते हुए बोल रहा था कि अब जिनकी से मोहब्बत हो गई है, वही मौत की दुआ मांग रहा था। उसके दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। कुछ देर के बाद चौधरी के आदमी अब उतने चौकन्ने नहीं थे, सारे जहां तहां फैले थे। रुद्रवीर के पास 2 आदमी खड़े थे। पूरी हिम्मत जुटाकर उसने दोनों को धक्का दिया और एक की बंदूक छीनकर उन पर तान कर दर्द के जत्थे से लिपटे आवाज़ में दांत पीसते हुए बोला, हटो हटो मेरे रास्ते से। सब खून सवार था मेरे सर पर, मार दूंगा मैं, हटो। सारे आदमी रुद्रवीर को गुस्से से पागल हुए देख हाथ ऊपर कर साइड हो गए। रुद्रवीर लड़खड़ाते जैसे तैसे खुद को घसीट कर अंदर की ओर बढ़ा और लड़खड़ाते कदम कांपने लगे। और एक आदमी ने फ्लावर पॉट उठाकर उसकी ओर फेंका, जो सीधा उसके वहाँ के पास जाकर लगा और वहाँ किनारे पर माथा फटने के कारण गर्म खून की लकीर बह कर से बहती हुई आंखों के सामने से टपकने लगी। मौका देख आदमियों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक आवाज़ है, छोड़ो साहब को, छोड़ो उन्हें, वरना तुम्हारे मालिक को मार दूंगी मैं। पंखुड़ी की बात सुन सबकी नज़र दरवाजे की ओर घूम गई, जहाँ बाकी सब हैरान थे और चौंक गए। वही रुद्रवीर के दर्द से मलिन पड़े चेहरे पर हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान उतर आई। सामने पंखुड़ी खड़ी थी, दुष्यंत की कनपट्टी पर बंदूक ताने। दुष्यंत के माथे पर बहता खून अंदर हुई खातेदारी का गवाह था। पंखुड़ी के एक हाथ में अब तक वो पर्दे का लोहे वाला रोड था, जिससे अंदर उसने दुष्यंत को मार मार कर उसकी एक हड्डी में दर्द उखाड़ दिया था। दुष्यंत के साथ अंदर जाने को राजी होना उसकी चाल थी। उस शिकार करने गई थी। भूल गया था दुष्यंत कि अब वो भिग्गी बिल्ली नहीं थी जो उसकी ऊंची आवाज़ पर कांप उठे। अपने शेर की शेरनी थी। वो बात जब पति की हो तो औरतें सती बन जाती है, और बात जब मान की हो तो औरत चंडी का रूप धारण कर लेती है। फिर यहाँ तो बात पति और मान दोनों की ही थी। कैसे कमज़ोर पड़ जाती वो। मर्द क्यों भूल जाते हैं कि एक द्रौपदी के मान को भंग करने पर महाभारत रची गई थी। इन सब के बावजूद औरतों को कमज़ोर आंकते हैं, जबकि वो औरत ही है जिसके पास अगर साजन की ताकत है
तो नाश करने का बल भी है। अगर दुर्गा माता रूप में आशीर्वाद बरसा सकती है तो काली रूप में संहार भी कर सकती है। तुम छोड़ो साहब को, छोड़ो वरना। पंखुड़ी ने दुष्यंत की कनपट्टी पर बंदूक की नोक को जोर से गड़ाई तो दुष्यंत ने दर्द बिलबिलाते हुए अपने आदमियों से रुद्रवीर को छोड़ने का हुक्म दिया। तभी पंखुड़ी बोली, कॉल करो पुलिस को, बताओ यहाँ क्या हो रहा है और बुलाओ पुलिस, वरना 6 गोलियां हैं। किसको भेदेगी ये भी नहीं जानती मैं, गरजते हुए पंखुड़ी ने कहा। उसकी नम आंखें रुद्रवीर के जख्मों का मुआयना कर रही थी जो उसे ही देख रहा था। कुछ नाराजगी का पुट भी उसकी आंखों में था, शायद सांस अटकने और दिल की धड़कनों को थामने की नाराजगी थी। इन बीते कुछ पलों में जो तड़प उसने महसूस किया वो तड़प कोई समझ नहीं सकता। अपनी मोहब्बत को, अपनी बीवी को यूं बेबस देखना यकीनन बहुत दर्द हो रहा था उसे। मौत के डर से एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया। तभी एक आवाज़ है, अब तुम सब कमरे में जाओ और तब तक कोई भी बाहर नहीं आएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। महादेव की सौगंध, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। एक बार फिर पंखुड़ी गरजी और सारे आदमी रूम में चले गए। दुष्यंत को उसने रुद्रवीर के पैरों पर धक्का दिया और उस पर बंदूक ताने हुए ही कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बोले, आपका दुश्मन आपके पैरों पर है साहब, बता दीजिए इसे कि आपकी पंखुड़ी को छूना तो दूर, देखने की भी इजाजत आपके सिवा और किसी को नहीं है। पंखुड़ी ने नम आंखों से कहा तो रुद्रवीर ने एक बार नजर उसे देखा और फिर दुष्यंत को। उस नीच को देखते ही रुद्रवीर का चेहरा तमतमा उठा। खून से लाल हुआ चेहरा गुस्से से फूल कर उभरी माथे पर और गर्दन की नसें, आंखों के महीन रेसों में दौड़ता हुआ खून और कसी हुई मुट्ठी के साथ इस वक्त वो महादेव के उस रौद्र रूप सा लग रहा था जो अपनी एक नज़र से सब कुछ भस्म कर राख कर देता। और बोला, जब तक दर्द सिर्फ मुझ पर था तब तक तुझे माफ़ी मिल जाती दुष्यंत चौधरी, लेकिन अब नहीं, आज तुझे मरना होगा। तुझ जैसे को जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। रुद्रवीर अपना सारा गुस्सा, दर्द, तड़प सब कुछ दुष्यंत पर उतार रहा था। जितनी चीखें उसकी और पंखुड़ी के रूहे से निकली थी उससे दोगुनी चीखें दुष्यंत के हलक से निकलकर गूंज रही थी। जख्म और ज्यादा खून बहने के कारण रुद्रवीर लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसका आज गुस्सा दुष्यंत पर कहर टूट रहा था। दुष्यंत में भी बहुबल की कोई कमी नहीं थी, वो भी रुद्रवीर पर वार कर रहा था, लेकिन रुद्रवीर ने आह तक नहीं की। जब सीने में सब कुछ जलकर खाक कर देने वाली आग हो तो दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। तभी रुद्र गुस्से में बोला, छुएगा तू पंखुड़ी को? छू कर दिखा, उठ उठ उठना, जा छू कर दिखा। उसने दुष्यंत का सिर 2-3 बार दीवार पर जोर से मार दिया। खून का धब्बा दीवार पर लगने के साथ दुष्यंत के चेहरे को रंगने लगा। मार मार कर उसको जख्मी कर दिया। वो बार बार लड़खड़ा रहा था, नजरों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन हर बार अपना गाल थपथपाकर खुद को होश में रखने की कोशिश कर दुष्यंत को उठाकर पटक रहा था। तभी पंखुड़ी बोली, साहब रुक जाइए, शांत हो जाइए साहब, आप यहाँ बैठिए, कितना खून बह गया आपका। पंखुड़ी ने लड़खड़ाते हुए रुद्रवीर को जबरदस्ती बिठाया और पल्लू से उसके माथे पर से खून पहुँचते हुए बोले, हे महादेव, मैं क्या करूँ, कैसे हॉस्पिटल ले जाऊँ इन्हें? कहती हूँ मैं, साहब ने इतनी बार कहा गाड़ी चलाना सीख लूँ, पर मैंने मना कर दिया, अब क्या करूँ, मदद कीजिए महादेव। तो रुद्र कहता, छोड़ो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मार दूंगा मैं उसे, उसने मेरी पंखों को हाथ लगाया, आई विल किल हिम। रुद्रवीर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पंखुड़ी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। इस वक्त वो खुद को संभालने के भी काबिल नहीं था। धीरे धीरे खुद पर उसे उसका अख्तियार खत्म हो रहा था, लेकिन दुष्यंत को मारने का पागलपन उसके सर पर सवार था। वो बार बार उठकर दुष्यंत की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लड़खड़ाते कदमों को संभालने के लिए पंखुड़ी ने उसे थाम रखा था। तभी एक आवाज़ है, मैंने समझाया था प्यार से, मान जा, लेकिन तू नहीं मानी साली, तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं। दुष्यंत ने मौका देकर नीचे पड़ी बंदूक उठाकर उन दोनों पर तान दी। टेबल का सहारा लेकर उठा और पंखुड़ी की ओर बढ़ते हुए बोला, आज करवा चौथ है ना, आज ही पहले तेरे इस पति को मारकर तुझे विधवा बनाऊंगा और फिर तुझे अपनी स्वागत। तभी रुद्र कहता है, दुष्यंत चौधरी, बीवी है वो मेरी, उसे छूने का ख्याल भी किया तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ का पति है। तो दुष्यंत कहता है, हाँ हाँ बेचारा मेरा बेटा, ठीक से खड़े होने की हालत नहीं है और बातें बड़ी बड़ी, मेरी मान, समझा बुझा कर उसे मेरे पास भेज दे। तो रुद्र कहता है, चुप कमीने, एकदम चुप, वरना जुबान खींच लूंगा तेरी। रुद्रवीर चीखते हुए उसे उठकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल पंखुड़ी की चीख के साथ गोली की शोर गूंजी रुद्रवीर के पेट में जाकर धसी थी। लड़खड़ाकर वो पीछे की ओर गिरा और चीखते हुए पंखुड़ी ने उसे थाम लिया। उसका सिर अपनी गोद में रखे पंखुड़ी रोते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तो रुद्र बोला, पागल, रोते नहीं, मैं ठीक हूँ।
तभी पंखुड़ी बोली, कितना खून बह रहा है आपका, मेरी वजह से आपकी जान खतरे में है। मैं क्या करूं? मैं साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। सुना आपने? आपकी ज़रूरत है मुझे, आपके आखिरी सांस तक, मुझे आखिरी सांस तक। उठिए ना साहब, डराइए मत मुझे, उठिए। रुद्रवीर की आंखों को बार बार बंद होते देख पंखुड़ी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। जब दुष्यंत बंदूक को फेंक उसके पास आया और उसके बाल पकड़कर बोला, उसके सोने का वक्त हो गया है रानी, तू मेरे साथ चल, छोड़ दे उसे, छोड़। रुद्रवीर बेमुश्किल से बोल पा रहा था, चेहरा सफेद पड़ने लगा था उसका और उसके आसपास की जगह खून से लाल। तभी दुष्यंत पंखुड़ी को पकड़कर खींचते हुए उसके करीब करने की कोशिश करने लगा, तो हाथों से जमीन टटोलते हुए पर्दे का रोड पकड़ पंखुड़ी ने उसके सिर पर जोर से मारा और उसे धक्का देकर गिरा दिया। रुद्रवीर की हालत देख पंखुड़ी गुस्से और दर्द से तड़पते हुए दुष्यंत पर रोड बरसाने लगी और बोले, तुझ जैसा आदमी जीने के लायक नहीं है, मार दूंगी आज तुझे। अरे इंसानियत नहीं तो कम से कम रिश्तों का लिहाज ही जिंदा रखा होता। सौतेले सही, वो बेटा है तेरा और मैं बहू हूँ। छी गंदी नाली के कीड़े, तू तो उस सांप जैसा है जो भूख लगने पर अपने ही बच्चे को निगल जाता है। पंखुड़ी उसे पागलों की तरह मारे जा रही थी। दुष्यंत ने रोड पकड़कर जोर से खींचा तो पंखुड़ी गिर पड़ी। रोड एक और फेंक दुष्यंत पंखुड़ी पर झपटा, तभी एक गोली चलने की आवाज है। खून का फव्वारा दुष्यंत की पीठ पर ठीक सीने वाले जगह से निकलकर आसपास गिरा। गोली सीना बहते हुए आर पार हो गई। उसी पल दुष्यंत एक और लुढ़क कर ढेर हो गया। कुछ खून के छींटे पंखुड़ी के चेहरे पर भी पड़े। रुद्रवीर के हाथों में बंदूक थी जिससे धुआं निकल रहा था। जिसके हाथ में बंदूक छू कर गिर गया था, उसने अपनी मोहब्बत भरी नज़र से देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और बार बार झुकती पलकें बंद हो गई। तभी पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं क्या करूं? साहब को अस्पताल कैसे ले जाऊं? उनका कितना खून बह गया है। साहब उठिए ना, उठिए साहब, आप ऐसे संतान नहीं सकते मुझे, उठिए। क्यों करे है ऐसा? मेरी जान सुखाने में आपको बहुत मज़ा आता है ना, आप उठिए वरना बात नहीं करूँगी आपसे कभी। प्लीज़ उठिए साहब। वो रुद्रवीर के चेहरे पर पानी के छींटे मारते उसे उठाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्रवीर तो सोया था। उसकी गोद में एक गहरी नींद रो रो कर पंखुड़ी उसे झंझोड़ रही थी। फिर कुछ ध्यान आते ही वो बाहर भागी। जोरों की बारिश हो रही थी। भागते हुए भागकर सामने वाले घर गई। लगातार डोरबेल बजाने लगी। स्वीता ने दरवाज़ा खोला। उसे इस हालत में और इतनी रात को देख हैरान रह गई। भीगे बिखरे बाल, बेहतरीन हुई साड़ी भीगने के कारण बदन से चिपक गई थी। चेहरे पर कुछ चोट के निशान, हथेली रुद्रवीर के खून से सनी और कपड़ों पर भी जगह जगह खून के धब्बे। ये देखकर सविता बोली, आइए पंखुड़ी, क्या हुआ है तुमको? तुम इस टाइम ऐसे कंडीशन में, बताओ हमको। तो पंखुड़ी कहती है, दीदी प्लीज़ मदद करिए, साहब को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले गए तो वो उनका खून बहुत बह चुका है, प्लीज़ मदद करिए उन्हें हॉस्पिटल से ले जाने में, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। वो स्वेता के पैरों पर गिर कर हाथ जोर जोर से रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी। स्वेता ने तुरंत उसे उठाया और छाता लेकर उसके साथ कर गई। वहाँ का नज़ारा देख हैरानगी से मुँह पर हाथ रख लिया उन्होंने। चीज़ जहाँ वहाँ टूटी बिखरी थी। एक और खून से लथपथ दुष्यंत पड़ा था और दूसरी ओर रुद्रवीर खून से लिपटा उखड़ती सांसों के बीच बेहोश और मौत के बीच झूल रहा था। हर एक बीतते पल के साथ उखड़ती सांस से और सिकुड़ती धड़कन उसे जिंदगी से दूर और मौत के करीब ले जा रही थी। स्वेता की मदद से पंखुड़ी ने रुद्रवीर को गाड़ी में बिठाया। कुछ ध्यान आते वो अंदर आई और जिस बंदूक से रुद्रवीर ने दुष्यंत को मारा था उसे अपने हाथों से पकड़कर उस पर मौजूद रुद्रवीर के उंगली के निशान पर अपनी उंगलियों के निशान चढ़ा दिए और भागकर गाड़ी में रुद्रवीर का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। स्वेता ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दी। पंखुड़ी को याद आया, रुद्रवीर हमेशा उससे कहता था कि जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जब वो खुद को बेहद तन्हा महसूस करे तब वैभव की मदद ले ले। वैभव को उसने कॉल किया। इतनी रात हो गई। पंखुड़ी का नंबर देख वैभव हैरान हो गया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। पूछा, पंखुड़ी क्या हुआ है, सब ठीक है ना इस वक्त? कॉल तो पंखुड़ी कहती है, भाई जी वो साहब को गोली मार दी, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जल्दी आ जाइए भाई जी। उसने रोते हुए उसे सब कुछ बताया। वे तुरंत उठकर बोला, तुम रोना बंद करो पंखुड़ी, मैं इस वक्त टाउन से 1 घंटे की दूरी पर हूँ, मैं अभी आता हूँ, तुम घबराओ मत। और बोला, मेघू चलो जल्दी, हमें अभी फ्रेजन टाउन जाना होगा, चलो। गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की ओर दौड़ा तो मेघना गले में दुपट्टा लेकर उसके पीछे जाती हुई बोले, लेकिन हुआ क्या है, कैसे ऐसे अचानक? तो वैभव कहता है, मैं रास्ते में बता दूंगा, बैठो जल्दी, अभी टाइम नहीं है। उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा और मेघना के बैठते ही स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। और उधर स्वेता ने गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर रोकी। वो अंदर से वार्ड बॉय को बुला लाई।
रुद्रवीर को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया, लेकिन पुलिस का मामला बोलकर डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। पंखुड़ी के कई मिनटों के बाद रुद्रवीर को एडमिट किया गया। पहले पेमेंट करने को कहा गया, लेकिन पंखुड़ी जल्दबाजी में पैसे लाई ही नहीं थी। सीता ने ऑनलाइन पेमेंट किया, तब जाकर रुद्रवीर का इलाज शुरू हुआ। 1 घंटे से कम वक्त में ही वैभव ने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी और भागते हुए अंदर गया। रिसेप्शन पर पता कर जब 4th फ्लोर में आया तो पंखुड़ी मेघना के गले लगकर रो पड़ी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाइट जग बुझ रही थी। पंखुड़ी के लिए हर लम्हा भारी सा था। कभी बेचैन सी रोती हुई ओटी के शीशे से अंदर झांकती तो कभी उस फ्लोर के आखिर में बने मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपने सुहाग की जान की भीख मांगती। करवा चौथ का व्रत रखा था उसने रुद्रवीर के लिए, पर पता नहीं चला कब चांद निकला और बादल के पीछे छुप भी गया। कब वो दिन बीत कर रात के 2 बज गए, इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। उसने वो लंबी उम्र की दुआ मांगी रुद्रवीर के लिए, और वो अंदर बेजान सा मौत से जूझ रहा था। तभी जोर की लाइट ऑफ हुई। डॉक्टर साहब बाहर आए। वो भागते उनके पास आए, रुद्रवीर की सलामती के बारे में पूछने लगी तो डॉक्टर बोले गोली निकाल दिया, लेकिन ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। उन्हें अर्जेंटली खून नहीं चढ़ाया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज शाम ही हुए रोड एक्सीडेंट केस में घायलों के ऑपरेशन में ब्लड यूनिट यूज हो गए हैं। ब्लड बैंक खाली है। बाहर बारिश इतनी तेज है, इस वक्त दूसरे ब्लड बैंक से खून मंगा पाना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें रुद्रवीर की हालत से अवगत कराया। पहली बार बारिश से नफरत महसूस हुई रुद्रवीर की बारिश की लड़की को। तभी पंखुड़ी बोली, आप मेरा खून निकाल लीजिए, मेरा एक एक बूंद खून साहब को चढ़ा दीजिए, पर उन्हें बचा लीजिए। पंखुड़ी ने तड़पते हुए कहा। वैभव, मेघना, स्वीता भी खून देने को तैयार थे। उन्हें ले जाकर ब्लड टेस्ट कराया गया। किसी का भी ब्लड ग्रुप रुद्रवीर से मैच नहीं हुआ, पर पंखुड़ी का वो ब्लड ग्रुप था जो यूनिवर्सल डोनेट होता है, इसलिए उसका खून रुद्रवीर को चढ़ाया जा सकता था। ओटी में रुद्रवीर के बराबर उसे लिटाया गया। उसके नस से ड्रिप जोड़कर उसे ब्लड यूनिट से जोड़ते हुए रुद्रवीर की कलाई पर नस से जोड़ा गया। बूंद बूंद कर खून पंखुड़ी से जिस्म से निकलकर रुद्रवीर को सींच रहा था। वो पूरे टाइम चेहरा रुद्रवीर की ओर किए उसका मलिन सफ़ेद पड़ा चेहरा देख सिसकती रही और दुआ करती रही अपनी मोहब्बत की सलामती की। अब पंखुड़ी खून देने के बाद बाहर आई। बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी वो। एक तो व्रत उस पर से शरीर से इतना खून निकला, उसे चक्कर आ रहे थे। वो लड़खड़ाती तो मेघना ने उसे संभाल कर बिठाया और नर्स से जूस मंगा दिया, लेकिन पंखुड़ी ने साफ इनकार कर दिया। मेरा व्रत है, साहब ही खोलेंगे, इससे पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वो भी तो कल से भूखे प्यासे हैं। मैं कैसे जूस पी लूँ भाभी। पंखुड़ी ने जूस का गिलास साइड कर रख दिया और सिर पीछे कर दीवार से टिकाई नजरें उस कमरे के दरवाजे पर जमा दी। ना जाने कितनी देर तक वो भाव शून्य सी उस दरवाजे पर थोड़ी ऊंचाई पर बने गोल पारदर्शी शीशे को ताकती रही। कब उसकी आंखों में नींद उतर आई, इसका उसे कोई एहसास नहीं हुआ। एहसास होता भी कैसे, वो तो वहाँ होकर भी नहीं थी। शरीर बेशक उस जगह मौजूद था, पर रूहें तो वो अंदर बेजान लेटे रुद्रवीर की रूहें से लिपटी थी। बंद आंखों से भी कोरे भीगे थे। अब किसी ने उसे जगाना सही नहीं समझा, क्योंकि इस वक्त उसका नींद में होना ही सही था। पुलिस घर पर पहुंची तो दुष्यंत की बॉडी मिली। दुष्यंत के आदमियों को पकड़ लिया, क्योंकि उन लोगों ने खुद पुलिस को कॉल कर सब कुछ कबूला था, इसलिए कोई जांच पड़ताल की पुलिस को ज़रूरत नहीं पड़ी। वे बाबा पुलिस स्टेशन गया था। केस ये बना, दुष्यंत चौधरी ने अपने सौतेले बेटे की पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और अपने सौतेले बेटे को जान से मारने की कोशिश कर उस पर गोली चलाई। बात आई कि दुष्यंत को किसने मारा। दुष्यंत चौधरी नामी नेता था, इसलिए उसकी मौत को दबाना मुमकिन नहीं था। वैभव ने कोशिश की, पर बात मीडिया तक पहुंच गई थी। पुलिस को केस के लिए रुद्रवीर और पंखुड़ी का बयान चाहिए था। रुद्रवीर तो बेहोश था और पंखुड़ी की फिजिकल कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने इस वक्त पुलिस को बयान देने से मना कर दिया। वो इस रात इसी तरह बेचैनी और दर्द को समेटते हुए ख़त्म हो गई। सुबह रुद्रवीर के नाम की पुकार के साथ पंखुड़ी की नींद खुली तो दौड़ते हुए ओटी के पास जाकर अंदर झांका, पर रुद्रवीर अब तक आंखें बंद किए मुख लेटा हुआ था। खुद को संभाल नहीं पाई और शीशे पर सिर टिकाए सिसकने लगे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करने आए। बताइए मिसेस ठाकुर, क्या हुआ था कल रात। पंखुड़ी ने बीती रात का किस्सा सुनाया। हर एक लम्हे को बताते हुए वो सारे मंजर जहन में ताज़ा हो गए, जिसके बारे में वो सोचकर फड़फड़ाने लगी। दुष्यंत चौधरी को किसने मारा, आपने या मिस्टर ठाकुर ने। तो पंखुड़ी कहती है, मैंने मारा उसे, उसने साहब पर गोली चलाई थी, नहीं बर्दाश्त कर पाई, उन्हें जख्म कर
उन्हें जख्मी कर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मार दिया, पंखुड़ी ने सच्चे लहजे में कहा। तो वे और मेघना उसके झूठ पर हैरानी से उसे देखने लगे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, मिसेस ठाकुर, मर्डर के चार्जेस में आपको हमारे साथ चलना होगा। तो पंखुड़ी कहती है, मैं चलूँगी आपके साथ, बस कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए मुझे, वो बेहोश है अभी, एक बार उन्हें होश आ जाए फिर आप ले चलिएगा मुझे। तभी इंस्पेक्टर कहता है, ओके, सिर्फ मिस्टर ठाकुर के होश में आने तक के लिए आपको मोहलत दी जा रही है। उम्मीद है कि आप इसका गलत फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर 4 हवलदारों को वहां छोड़कर चले गए। हवलदार उस फ्लोर के एंड पर खड़े पहरा दे रहे थे। तभी वैभव बोला, ये क्या किया पंखुड़ी, तुमने झूठ क्यों बोला पुलिस से? तुम पर मर्डर के चार्ज लग सकता है, कोई अंदाजा है तुम्हें कि आगे क्या हो सकता है? तो पंखुड़ी कहती है, जानती हूँ भाई जी, हमारा कानून ये नहीं देखता कि मरने वाला रावण था, कानून उस रावण को मारने वाले को सजा देता है। मेरे राम को सजा हो उससे बेहतर मैं अपनी उम्र जेल में बिताऊं। जितना उन्होंने मेरे लिए किया मैं उसके बदले कुछ भी नहीं। उम्मीद और ख्वाहिश से ज़्यादा दिया है उन्होंने। अब मेरी बारी, उन तक पहुंचने से पहले अब हर मुश्किल को मुझसे गुजरना होगा। पंखुड़ी इतना बोल दोबारा ओटी के सामने जाकर खड़ी हो गई। वे मेघना और श्वेता देखते रह गए। उस लड़की की मोहब्बत को हर हद को पार करने को राजी थी। अपने महबूब को हर आंच से बचाने के लिए घड़ी की सुइयां बिना रुके भागती जा रही थी, लेकिन पंखुड़ी के लिए लम्हा ठहर सा गया था। वो उस लम्हे के साथ धड़कन और सांसें ठहरी थी। 12 घंटे बीत चुका था। रुद्रवीर बेहोशी में, तब जाकर उसे होश आया। पंखुड़ी उससे मिलने के लिए तड़प उठी, लेकिन डॉक्टर ने सबको बाहर रुकने को कहा और खुद रुद्रवीर की कंडीशन जांचने लगे। तभी एक आवाज़ आई, आप में से पंखुड़ी कौन है? पेशेंट होश में आने के बाद से लगातार यही नाम ले रहा है। दवाई खाने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। डॉक्टर बाहर आकर बोले तो पंखुड़ी ने अपने आंसू पहुँच कर आगे आते हुए कहा, मैं हूँ पंखुड़ी। तो डॉक्टर कहता है, आप उनसे मिल लीजिए और कोशिश करिए उन्हें दवा खिलाने की। वो खतरे से बाहर जरूर है पर कमज़ोर है। डॉक्टर ने पंखुड़ी को इजाज़त दी तो वो ऐसे अंदर की ओर भागी जैसे उसकी उखड़ती सांसों को बचाने के लिए ज़रूरी सांसों का जत्था अगर मौजूद हो। वैसे सच था, उसकी धड़कन और सांसों को सामान्य करने की ताकत रखने वाला शख्स अंदर था। क्या लगता है आपको, चौधरी तो मारा गया, क्या अब आके ये दोनों अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे या फिर अभी और मुसीबत बाकी है? ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 5 ज़रूर देखना। धन्यवाद।